हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस पे। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा फाइन हो गए, ठीक हो गए, सेफ़ हो गए अपने घर पे। तो आज का जो वीडियो है वो प्लांट किंगडम में पढ़ाऊँगा। देखो, मैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने 5 किंगडम जो मैंने वीटेकर जो ये हैं वीटेकर साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट कह, जूलॉजिस्ट कह दो या इनको जो जीव विज्ञानी कह दो, बायोलॉजिस्ट कह दो, इन्होंने 5 जगत के बारे में बताया था। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से किंगडम्स बांटे थे, बट इन्होंने 5 किंगडम बताया था। तो उस 5 किंगडम में से मैंने आपको मोनेरा और प्रोटेस्टा पढ़ा दिया था। ठीक है, मोनेरा में यानी मैंने बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में बता दिया था, और प्रोटेस्टा में मैंने यानी आपको प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में बता दिया था। मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लांटी और फंजा एक साथ पढ़ाऊँगा, और एनिमिलिया को थोड़ा अलग। और एनिमिलिया में एक साथ पढ़ा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एनिमिलिया और इसमें थोड़ा जंबल हो जाएगा और एनर्जी थोड़ी सी कम है, तो इसी वजह से मैंने कोशिश की कि मैं इसको प्लांटी और फंजाई को एक साथ पढ़ा दूँ। ठीक है, वैसे तो ये फंजाई किंगडम भी प्लांटी किंगडम के अंदर ही आता है, लेकिन वीटेकर ने जैसे 5 लेवल में बांटा था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, तो मैंने भी सोचा कि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। ध्यान रहे, हमने मोनेरा यानी बैक्टीरियाज वगैरह को पढ़ लिया, प्रोटेस्टा यानी हमने प्रोटोजोआ वगैरह को पढ़ लिया। अब हम फंजाई पढ़ेंगे, और फंजाई को किसके अंदर पढ़ेंगे? हम प्लांटी के अंदर पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एनिमेलिया पे होगा, जिसमें हम जीव जगत के बारे में पढ़ लेंगे। जो जीव जीव नहीं है, जितने भी एनिमल वगैरह हो गए, प्राणी जितने भी हो गए उनके बारे में, प्राणी नहीं, जीव जितने भी एनिमल हो गए, जानवर वगैरह हो गए, उनके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना पीछे रहा, आई गेस कि हम 2 सप्ताह बाद मिल रहे हैं, बट there are many reasons I was not able to make videos, and still I'm not feeling better, but एक्चुअली कंटेंट बना हुआ था तो सोचा कि दे देने में फ़ायदा है, कब तक रखेंगे अपने पास। बट कोशिश यही कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट कंटेंट आपका लगातार बन रहा है, पीडीएफ्स भी आपको लगातार देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पीडीएफ्स जो है वो बहुत बड़ी, एक ही मैंने पीपीटी में काफ़ी सारे टॉपिक टाइप कर रखे हैं, तो उसको कंप्रेस वगैरह करके देना पड़ता है। तो आपके पास धीरे धीरे सारे पहुंच जाएंगे, उसकी दिक्कत परेशानी मत लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मोनेरा किंगडम मैंने पढ़ा दिया। साउंड का थोड़ा देख लेना, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहेगा। मोनेरा किंगडम मैंने पढ़ा दिया। मैं प्रोटेस्टा पढ़ाने वाला था, प्रोटेस्टा भी मैंने पढ़ा दिया। फंजाई को पढ़ाऊँगा प्लांटी के साथ। तो हम बेसिकली प्लांट जगत या पादप जगत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम हम पढ़ लेंगे बाद में, अभी हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें रोचक लगेंगी, लेकिन आपको बता दूं, जो मोनेरा में जितने बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज वगैरह भी जो होते हैं वो प्लांट की पार्ट होते हैं, थैलोफाइटा वर्ग के। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत रोचक तथ्य है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम में क्या क्या आएगा ये सब पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस चेन के हिसाब से चल रहा हूँ, यानी मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इस वजह से मैं फंजाई, जो कि हम इसके अंदर भी पढ़ सकते थे, उसको मैं पहले ही बाहर पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखना, बैक्टीरिया वगैरह में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मोनेरा वगैरह मतलब। ठीक है, तो हम इस चेन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, ये जो सर्कल चल रहा है इस ऑर्डर में, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। ठीक है, तो मैं फंजाई पढ़ाऊँगा पहले। ये आपका थोड़ा प्लांट के बारे में, ये देखो इतने सारे प्लांट्स वगैरह हैं, इनकी पिक्चर वगैरह है, कौन से प्लांट कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, इन सब के बारे में आज बताऊंगा। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के हम लोग आज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो फंजाई या फंगी कह लो, इसे फंजाई कह लो, फंजाई या फंगी। ठीक है, ये है हमारा मोनेरा, प्रोटेस्टा, और थर्ड नंबर पे फंगी या फंजाई। ठीक है, दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटी ऑर्गेनिज्म, विषमपोषी यूकैरियोटी जीव कहलाते हैं। विषमपोषी यूकैरियोटी जीव होते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी यानी दूसरों पर निर्भर। ठीक है, फंजाई विश्वव्यापी है, और ये हवा, जल, मिट्टी, जंतु तथा पौधों पर पाया जाता है। देखो, ये हवा में भी पाया जाता है, मिट्टी पे भी, जल में भी, और किसी जंतु में भी, और पौधों पे भी। तो फंजाई विश्वव्यापी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड है, कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, फंजाई की कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होती है वो काइटेन और पॉलीसेकेरॉइड काइटेन और पॉलीसेकेरॉइड की बनी होती है। याद रहे, बेसिकली काइटेन याद रख लेना आप इसमें से। तो काइटिन जो होता है फंजाई की, जो फंजाई कह लो, फंगी कह लो, इसकी जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है, आपको मैं बता दूं, सेल वॉल पौधों में ही पाई जाती है। हम जो जीव हैं,
हम जो मानव वगैरह हो गए, जीव वगैरह हो गए, हमारे में झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है इनकी, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़। ये पोषण के लिए यानी ये न्यूट्रिशन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर निर्भर रहते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। और इसी वजह से इनको मृत जीवी यानी सेपेरोट्रॉप कहते हैं इनको, मृत जीवी कहा जाता है, इनको सेपेरोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्यों कहा जाता है इनको सेपेरोट्रॉप, क्योंकि ये सड़े गले कार्बन के पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो आपने दोस्ती और मित्रता के बारे में सुना होगा। जब दो लोगों की दोस्ती होती है तो दो लोगों के रिलेशंस मिल जाते हैं एक दूसरे से और दो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दो लोग जब दोस्त बनते हैं तो काफ़ी चीज़ें वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो जब वो काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं तो उनके अंदर अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है और उनका एक नया रिलेशन निकल के बाहर आता है। तो ऐसे ही दो ऐसे भी जीव हैं जो अपने आप को काफ़ी पादप जगत में जो ऐसे भी जीव है जो अपने आप को शेयर करते हैं। एक होता है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं। और एक होते हैं सम फंगल यानी कुछ कवक जो होते हैं, जो फंजाई के कुछ कवक होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, सहजीविता करते हैं। सहजीविता करने के बाद उनसे एक नया पादप जगत का प्राणी बनता है, वो होता है लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन कैसे बनता है, नील हरित शैवाल प्लस सम फंगल्स, कुछ फंगी और नील हरित शैवाल को जोड़ने पर क्या बन जाता है, लाइकेन बन जाता है, ठीक है। तो फंगी और नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनता है, हमारा लाइकेन बन जाता है। याद रहेगा, क्वेश्चन आया हुआ है यूपिटेट 2016 में कि नील हरित शैवाल और फंजाई को यानी कवक फंजाई को जोड़ने के बाद जो दोनों के आपस में मिलने से यानी सहजीविता से क्या बनता है, तो लाइकेन बनता है। 2016 यूपिटेट का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप। जैसे आप और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं हर बात के लिए, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली भी, कभी कभी पैसे वगैरह भी मांगने पड़ते हैं दोस्तों से। तो ऐसे ही ये जो फंजाई होते हैं यानी फंगी जो होते हैं वो उसका किसके साथ रिलेशन बनता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। और उनकी जो सहजीविता होती है उससे एक जीव बनता है, उसको हम कहते हैं लाइकेन। याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। अब पादपों में विविधता, डाइवर्सिटी इन प्लांटी या प्लांट किंगडम में डाइवर्सिटी को पढ़ लेते हैं। देखो एक्लर ने 1883 में जो बॉटनी किंगडम है ना, उसको बांटने की कोशिश की थी और उसको अच्छे तरीके से बांटा था। इसको अलग तरीके से भी बांट सकते हैं लेकिन ये वाला तरीका सबसे बेस्ट था, ठीक है। दो तरीके से बांटा इन्होंने इसको, इन्होंने प्लांट जगत को दो भागों में बांट दिया। एक थे अपुष्पोद्भिद और एक थे पुष्पोद्भिद। सिंपल सी बात है, अपुष्पोद्भिद मतलब जिसमें फूल नहीं खिलते और पुष्पोद्भिद मतलब जिसमें फूल खिलते हैं, ठीक है। तो अपुष्पोद्भिद जिनमें फूल नहीं खिलते, पुष्पोद्भिद जिनमें फूल खिलते हैं। देखो फूल खिलेंगे तो फल बनेंगे, जिनमें फूल खिलते हैं जिनमें फल बनते हैं, ठीक है। तो अपुष्पोद्भिद में फल नहीं बनते, इसमें फल बनते हैं। तो अपुष्पोद्भिद को हिंदी में कह देते हैं क्रिप्टोगेमस, ठीक है। और पुष्पोद्भिद को हिंदी में कह देते हैं फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस और क्रिप्टोगेमस, ध्यान रखना इन दोनों को, ठीक है। इनकी चेन ध्यान रखना, ये चेन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। देखो इस फ्लो चार्ट को भी आप याद कर लोगे तो पूछ लेता है, मान लो अगर गलती से पूछ ले, अगर थोड़ा सा बताया तो पहले फ्लो चार्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो अपुष्पोद्भिद जो होता है वो तीन भागों में बढ़ जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। आप पादप जगत में यानी प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगेमस यानी अपुष्पोद्भिद में सबसे बड़ा कौन सा होता है, थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा ध्यान रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीन भागों में बढ़ जाता है। फिर जो थैलोफाइटा ये भी दो भाग, ये 3 या 4 भागों में बढ़ता है। ये जो थैलोफाइटा है 3 या 4 भागों में बढ़ता है, यहाँ पे 3 भाग हैं इसके, लेकिन ये 3 या 4 भागों में बढ़ जाता है। जैसे एक मिनट इसका पेन ले लूँ मैं जरा। जैसे शैवाल यानी एल्गी, कवक यानी फंजाई, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अभी तक हम बैक्टीरिया को ऐसे नॉर्मल समझ रहे थे, लेकिन बैक्टीरिया भी प्लांट किंगडम का ही पार्ट है, ध्यान रख लेना। वो तो उसको वीटेकर ने मोनेरा प्रोटेस्टा करके अलग कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम में ही घुस जाता है। और यहाँ पे लाइकेन भी आ जाएगा, यहाँ पे मैं लाइकेन नहीं लिख पाया। तो शैवाल यानी जो थैलोफाइटा है उसके अंदर शैवाल, कवक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु बैक्टीरिया, कवक फंजाई और शैवाल यानी एल्गी, ये 3 आते हैं। इसके साथ साथ लाइकेन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें थैलोफाइटा के अंदर आती है। फिर इसके बाद हम ब्रायोफाइटा पढ़ लेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ लेंगे। और दूसरी तरफ जो फेनेरोगेमस है यानी पुष्पोद्भिद है जिनमें फूल या फल बनते हैं, वो भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं
नगन नगन नग्न बीजी, नग्न बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। और आवृत बीजी, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। नग्न जीवी कह लो इसको, या इसको अनावृत बीजी कह लो, और इसको आवृत बीजी कह लो। इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिसके बीज, इसका शब्द कहाँ से आया ये भी बताऊंगा मैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जिसके बीज नंगे हो, ठीक है, जिसको हम ऐसे ही देख सकते हैं, जो किसी फल के अंदर ना हो। वहीं पे आवृत बीजी जो होते हैं एंजियोस्पर्म, वो अपने फल, जो बीज होते हैं वो फल के अंदर आ जाते हैं। आपने एक एप्पल देखा होगा, उसमें आपने दो तरफ बीज देखे होंगे, ये फल के अंदर आ जाते हैं, तो ये आवृत बीजी में होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म में। वहीं जिम्नोस्पर्म में आपने गेहूं देखा होगा, व्हीट, उसका जो होता है कुछ इस तरीके से होते हैं ये, ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं, नग्न होते हैं बिल्कुल, कहीं ढके नहीं होते, खुद बीज होते हैं, ठीक है, कहीं किसी तरीके से ढके नहीं होते किसी फल से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये चीज़ आती है पेपर में। अब जो आवृत बीजी है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट को मैं ढंग से समझाऊंगा। मोनोकोट में हमारे वीट वगैरह आ जाते हैं, जितनी भी फसल वगैरह, वीट हो गए, धान चावल, ये सब इसमें ही आ जाते हैं। डाइकोट में आ जाता है जो आपके फल वगैरह हैं, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये आपको स्ट्रक्चर पूरा याद रख लेना, इसको ध्यान रख लेना। प्लांट किंगडम जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, क्रिप्टोगेमस और फेरेनोगेमस। क्रिप्टोगेमस यानी अपुष्पोद्भिद, और फेरेनोगेमस यानी पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगेमस भी तीन भागों में बढ़ जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसको ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करके, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर। किसी ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलता कि सर पूरा हिंदी पढ़ाओ, तो देखो पूरा हिंदी तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम बाइलिंगुअल चले, तो बाइलिंगुअल में हमारा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थेरोफाइटा के अंदर चार भाग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे तीन बताए, बट यहाँ पे चौथा भी आएगा, लाइकेन। ठीक है, तो शैवाल, कवक, बेसिकली हम थैलोफाइटा को शैवाल मान लेते हैं, यानी एल्गी मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये एल्गी के अलावा कवक, जीवाणु और लाइकेन भी होता है, यानी फंगी और बैक्टीरिया और लाइकेन तीनों होता है एल्गी के अलावा। इसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को भी ढंग से पढ़ लेंगे। ब्रायोफाइटा एक तरीके का, इट इज अ काइंड ऑफ काई। काई जो आप बहुत जगह आप काई देखते हो, जैसे गांव में नल वगैरह होते हैं, जो गांव के लोग होंगे वो नल के पास काई देखते हैं, एक तरीके से काई जो थोड़ी फिसलन वाली होती है। ठीक है, फिर टेरिडोफाइटा है, काफी दूर तक फैलते हैं, काफी बड़े एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, इनकी रूट्स काफी दूर तक जाती है। ठीक है, टेरिडोफाइटा ही अपुष्पोद्भिद में ऐसा जगत है जिसमें वेस्क्यूलर पाई जाती है, यानी संवहनी उत्तक पाया जाता है। इसके अलावा इनमें और इनमें संवहनी उत्तक नहीं पाया जाता, लेकिन टेरिडोफाइटा एक ऐसा है जिसमें संवहनी उत्तक पाया जाता है। इसका क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, आगे बताऊंगा इसको। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, आप आगे चलते हैं, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, इसको दिमाग में छाप लो। पीडीएफ आपको इसका मिलेगा ही, अगर आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पीडीएफ कुछ दिन बाद मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। ठीक है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह है, याद रखना है, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। ठीक है, इस समूह के पौधे सुकाए थैलोस होते हैं, थैलियोस होते हैं। इसका मतलब होता है कि इनकी जो जड़ यानी रूट, तना, स्टीम और पत्ती लीफ में डिवाइडेड नहीं होते। इस टाइप के पौधे जड़, तना, पत्ती इन सब में डिवाइड नहीं होते, ध्यान रख लेना। ठीक है, जो ये सुकाए होते हैं, सुकाए मतलब थैलियोस होते हैं, इसका मतलब कि ये जड़, तना और पत्ती में विभक्त यानी डिवाइडेड नहीं होते, सिंगल खड़े होते हैं बिल्कुल, ये डिवाइडेड नहीं होते इन सब चीजों में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यानी इसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं ना, वो पानी और फूड वगैरह नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसमें वो होते ही नहीं है। अगर इसमें वो नहीं होते तो इनकी पानी वगैरह की कमी कहाँ से पूरी होती है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, इसका आंसर मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड वेट प्लेसेस, यानी नम और गीले स्थान पर पाए जाते हैं, और वहीं से पोषण वगैरह सारा ले लेते हैं। इसी वजह से इनमें संवहनी उत्तक नहीं होता, लेकिन इसी वजह से नम जगह पर, वेट और मॉइस्ट जगह पर, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉपिक, यानी एक बात ये बताऊं, ये स्वपोषी होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। मोस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, बट अ फ्यू मेंबर लाइक फंगी आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्स ऑफ फूड। देखो मैंने आपको बताया था कि थैलोफाइटा में फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया और लाइकेन आते हैं। तो जो इसका फंगी होता है, ठीक है, फंगी जो होता है मतलब कवक जो होता है, फंजाई कह लो, कवक कह लो, फंगी कह लो, ये जो होता है ये विषम पोषी होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने फंजाई पढ़ा। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद अपना खाना पकाते हैं, आत्मनिर्भर। ठीक है,
थैलोफाइटा को हम तीन चार भाग में बांटते हैं, अभी मैंने तीन लिख दिया गलती से। एक तो होता है शैवाल यानी एल्गी, इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। एक होता है कवक यानी फंजाई या फंगी, इसको मैं पढ़ा चुका हूं पीछे, तो इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। एक होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को लास्ट लेसन में पढ़ा चुका हूं, तो इसको भी ज्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और एक होता है लाइकेन, लाइकेन के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता ही चुका हूँ इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा शैवाल यानी एल्गी पर। एल्गी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पादप जगत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो थैलोफाइटा यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। शैवाल यानी एल्गी, अब थैलोफाइटा का ही एक सब ग्रुप है एल्गी यानी शैवाल, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ते हैं। देखो शैवाल यानी एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं इसको। सम बेनिफिशियल एल्गी, कुछ लाभदायक शैवाल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भोजन के रूप में पैरफाइरा, अल्वा, सारगेमस, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक, इन सबको लिया जाता है, ठीक है। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, और लेमिनेरिया में भी आयोडीन वगैरह पाया जाता है, तो इससे आयोडीन बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। खाद यानी कंपोस्ट बनाने में नॉस्टॉक, एनाबीन, कैल्प, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। औषधि बनाने में यानी मैन्युफैक्चर इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक, और लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। मैंने पहले बताया था आयोडीन बनाने के लिए लेमिनेरिया का यूज किया जाता है, और क्लोरेला इसका काफ़ी महत्व है, काफ़ी यूज है, सिर्फ औषधि बनाने में नहीं, यानी सिर्फ औषधि बनाने में नहीं, इसका यूज कई और जगह भी होता है, इसका यूज अंतरिक्ष में भी होता है, क्लोरेला का यूज स्पेस में भी होता है। मैं बताता हूं कैसे, देखो इसके बारे में बताऊंगा, पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अनुसंधान कार्य, रिसर्च वर्क में भी क्लोरेला, बेलोनिया और एसिटेबुलेरिया, इनका यूज होता है, ठीक है। एसिटेबुलेरिया, क्लोरेला और बेलोनिया, इन सब का यूज किस में होता है, रिसर्च वर्क में भी होता है, अनुसंधान वगैरह वाले कार्य में भी होता है, ठीक है। अब एक नोट पढ़ लो, क्लोरेला जो होता है ये एक ऐसा एल्गी है जिसको स्पेस यान में उगाया जाता है। देखो स्पेस यान छोटा होता है, जो आपका स्पेसशिप होता है या स्पेस यान होता है वो बहुत छोटा होता है, और आपको वहाँ पे ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे प्रोटीन युक्त भोजन भी चाहिए होता है। तो ये जो क्लोरेला होता है ये बहुत तेज़ी से उगता है, मतलब इसमें प्रोडक्शन बहुत, जनन बहुत तेज़ी से होता है। तो ये इतनी तेज़ी से उगता है कि अगर आप इसको खा लो, एक हिस्से को, अगर 2 गमले में उगाओ, एक गमले का खा लो तो दूसरे गमले में अगले दिन उसका खा लो, तो 2-3 दिन बाद इसमें, तो इससे क्या होता है, और एक एक फायदा ये होता है कि देखो इसके अंदर ये थोड़े हरे कलर के होता है, तो भाई अगर ये हरे कलर के हैं तो इसमें क्लोरोफिल पाई जाएगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण, स्पेस में भी तो सूरज होता है, तो वहाँ से प्रकाश संश्लेषण करके इनको O2 वगैरह मिल जाता है, ऑक्सीजन वगैरह मिल जाता है अंदर स्पेसशिप के, और इसके साथ साथ इनको खाने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन मिल जाता है। तो किसकी वजह से मिलता है, क्लोरेला की वजह से मिलता है, ठीक है। आज थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो रहा है, माफ़ करना, ठीक है, हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, बट चला लेना आज, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी मैं हेजिटेट हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ, बट आप कंटेंट को समझ लेना, आपके लिए बनाया है काफ़ी मेहनत से, ठीक है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो क्लोरेला जो होता है वो स्पेस में ले जाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से उगता है, तो भाई प्रोटीन युक्त भोजन भी तो चाहिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, तो वो उसमें मदद ये क्लोरेला ही करता है। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल जैसे एल्वा, स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफेरा, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, किसके, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। कारा, वॉल्वॉक्स, ये ग्रीन हरित शैवाल है। अब देखो शैवाल भी 3 टाइप के होते हैं, यही बता देता हूँ। शैवाल 3 टाइप के होते हैं, एक ग्रीन एल्गी होती है, एक रेड एल्गी होती है, एक ब्राउन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी तो मैंने आपको बता दिया, ग्रीन एल्गी पानी वगैरह पर भी, नमी वाले क्षेत्र में आपको बहुत दिख जाएगी, पिक्चर लगाना भूल गया सडनली उसकी। लेकिन रेड एल्गी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, तो लाल सागर क्या है, विश्व मैप में भी लाल सागर है, अगर वर्ल्ड का मैप किसी ने पढ़ा हो वहाँ पे लाल सागर है। तो क्या आपको लगता है कि लाल सागर क्या उसके लाल रंग होने की वजह से है, या फिर उसके अंदर खून वगैरह बहता है, ऐसा कुछ नहीं है, या किसी ने उसमें लाल कलर का रंग मिला, बिल्कुल नहीं। लाल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे रेड एल्गी यानी लाल शैवाल पाए जाते हैं, और उस लाल शैवाल की वजह से उसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम लाल सागर रख दिया गया है, ठीक है, याद रखना।
ब्रायोफाइटा, यहाँ तक थैलोफाइटा खत्म था। देखो थैलोफाइटा में मैंने थैलोफाइटा की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, उसके अलावा मैंने शैवाल पढ़ाया पूरा, यहाँ तक शैवाल हमने पढ़ लिया। हम फंगी या फिर फंजाई वगैरह पढ़ चुके हैं पहले ही, कवक मैंने पहले ही पढ़ा दिया, और बैक्टीरिया वगैरह के बारे में भी तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ मोनेरा जगत में, तो आपको ये सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को मॉस कह दो, इसको बेसिकली मॉस कह सकते हैं, काई। ये हमें अक्सर देखने को मिल सकती है जहाँ थोड़ी नमी, जहाँ ज़्यादा पानी रिस रिस के जाता है, जहाँ नमी दिख गई ज़्यादा, वहाँ पे काई जम जाती है। हमने देखी है ऐसी काई बहुत जगह पे, आप देख सकते हैं सारी काई है। ठीक है, तो आप ब्रायोफाइटा यानी मॉस यानी काई को आप हर जगह देख चुके हो। जो गाँव की ज़मीन से जुड़े लोग हैं, उनके नलके के पास ये काई अक्सर जमी होगी, आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये काई का चित्र है, अगर किसी को देखना हो देख सकते हो। चित्र लगाने का मेरा मतलब यही होता है कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, द प्लांट्स ऑफ दिस डिवीजन आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियाज ऑफ द प्लांट किंगडम। एक क्वेश्चन 100% मुझे ऐसा लग ही रहा है कि क्या कहीं आ ना जाए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट किंगडम का यानी पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, या पादप जगत का एम्फीबिया किसे कहा जाता है, तो वो ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है। एम्फीबिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी के ऊपर भी उग सकते हैं, ये जमीन के ऊपर भी उग सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से उग सकते हैं पानी और जमीन के ऊपर। दैट्स वाई वी कॉल देम एम्फीबियंस या एम्फीबियाज। उभयचर कहते हैं इसको हम। उभयचर मतलब जो दोनों जगह सर्वाइव कर पाए, पानी में भी और जमीन पे भी। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का उभयचर यानी एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, ये उभयचर है क्योंकि ये जमीन और पानी दोनों पे उग सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन पौधों का शरीर थैलॉइड यानी पत्तीनुमा होता है। ये थैलॉइड होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं, इनमें पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको थैलॉइड कहते हैं। इनके शरीर जो होता है थैलॉइड होते हैं। इंग्लिश में भी थैलॉइड कहेंगे, हिंदी में भी थैलॉइड। हिंदी वालों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो वो उसको पत्तीनुमा कह सकते हैं। इसमें संवहनीय उत्तक वेस्क्यूलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम पूर्णतः उसका अभाव होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम होता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर जाइलम और फ्लोएम होंगे नहीं तो कहाँ पे उगेंगे ये? कॉमन सेंस लगाना, जिनमें संवहनी उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्क्यूलर टिश्यू ना हो, कॉमन सेंस लगा लेना, वो नमी वाले एरिया में ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में तो ये संवहनीय उत्तक मिलता है, लेकिन ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में नहीं मिलता। दैट्स वाई वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे नमी ज्यादा हो। ठीक है, इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी का कट जाना, उसको रोकने में बड़े सहायक होते हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से उगाया वगैरह जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों पे मृदा अपरदन नहीं होने देंगे, मिट्टी का कटाव रोक लेंगे। ठीक है, तो सॉइल इरोजन के लिए यानी मृदा अपरदन के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन लाभदायक होता है? ब्रायोफाइटा। ठीक है, अबाउट स्फेगनम। देखो स्फेगनम क्या है? एक एग्जाम्पल है, इट इज अ काइंड ऑफ मॉस। मॉस को हिंदी में मॉस ही कहेंगे, मॉस को काई कह लो। ये ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है स्फेगनम। स्फेगनम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कई जगहों पर। देखो स्फेगनम की एक खासियत यह है कि स्फेगनम इज अ काइंड ऑफ मॉस जो अपने खुद के भार से 18 गुना ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता रखता है। 17-18 गुना पानी अपने भार से ज़्यादा सोख सकता है। इसीलिए माली लोग इसका प्रयोग करते हैं अपने पौधे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ताकि उनके पौधे सूख ना जाए। क्योंकि भाई ये 18 गुना ज़्यादा पानी कंटेन कर सकता है, तो माली लोग अपना और भी पौधा इसी के साथ लेकर चल देते हैं। तो इसी वजह से उनके पौधे सुरक्षित रहते हैं। हम देखते हैं ना भाई, माली का पौधा सूख क्यों नहीं रहा, इधर से उधर लेके घूम रहा है, वो ब्रायोफाइटा लेकर चलते हैं अपने साथ, इस वजह से उनके पौधे नहीं सूखते। ठीक है, ब्रायोफाइटा अपने से ब्रायोफाइटा का स्फेगनम लेकर अपने साथ चलते हैं, और ये स्फेगनम अपने से 18 गुना ज़्यादा पानी कंटेन कर सकता है। दैट्स वाई ये इसके साथ और भी पौधे लगाकर माली इधर से उधर लेकर जाता है, गार्डनर जो होता है माली, बेचने के लिए। इसके और भी यूज़ हैं, नॉट ओनली वन यूज़। देखो देयर आर अनदर यूज़ ऑफ इट। स्फेगनम जो होता है ये मॉस का यूज़ ईंधन यानी फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और स्फेगनम यानी जो मॉस होता है इसका यूज़ एंटीसेप्टिक बनाने के लिए भी किया जाता है, इससे एंटीसेप्टिक भी बनाई जाती है। ठीक है, तो फ्यूल में यूज़, एंटीसेप्टिक में यूज़, और 18 गुना ज़्यादा पानी कंटेन करने की वजह से माली वगैरह इसमें अन्य पौधों को भी लगाकर ले जाते हैं ताकि उनको पानी की कमी महसूस ना हो। तो आई होप आपको ब्रायोफाइटा का यहाँ तक समझ में आएगा। इसकी इमेज वगैरह लगाई है मैंने, देखो दिखाता हूँ। बड़ी मैं ना रियल वाली दिखाना पसंद करता हूँ, कहीं कहीं मेरे को कार्टून वाली लगानी पड़ती है। रियल वाली में क्या आप रियलिटी देख सकते हो। जैसे रिक्सिया हो गया, देखो ये पत्तीनुमा है पूरा,
रिक्सिया और फ्यूनेरिया। देखो हिंदी में भी यही होगा और इंग्लिश में भी यही होगा। ये देखो, ये पत्ती नुमा इसकी आकृति है, ब्रायोफाइटा है, ठीक है, देख लेना इसको भी। देखो ये ब्रायोफाइटा है, इसमें कहीं भी आपको वेस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये ऐसे ही देखो काई की तरह ही होते हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ये आपने, ये कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये दिखेंगे नमी वाले एरिया पे, इस तरीके की डिज़ाइन देख सकते हो आप, ठीक है। काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन फिसल सकते हो आप इस पर अगर जाओगे तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये रिस्किया और फ्यूनेरिया, किसके? ब्रायोफाइटा के। ध्यान रहेगा ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के बाद आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा एक ऐसा जो अपुष्पोद्बिक है ना, अपुष्पोद्बिक यानी क्रिप्टोगेमस, जो क्रिप्टोगेमस थे यानी अपुष्पोद्बिक, उसमें यही एकमात्र ऐसा सब ग्रुप है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाई जाती है, यानी संवहनीय उत्तक पाई जाती है। इसी वजह से इसकी जड़, तना, पत्ती होती है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा इसको इस तरीके से। देखो आपको इसमें स्टीम भी मिल जाएगी, इसका तना है, ये रूट भी दिख रही है आपको, और ये आपको इसका लीव्स भी दिख रही है, ठीक है। तो इसको फेरेंस कह सकते हैं, फ्रेंस कहते हैं इसको, फ्रेंस, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनको फ्रेंस कहते हैं बेसिकली। ये रूट, स्टीम और लीव्स में विभाजित होते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेस्कुलर टिश्यू। इसकी वजह से इनमें आप रूट्स देख सकते हो यानी जड़ें देख सकते हो, स्टीम यानी इसका तना देख सकते हो, और लीव यानी इसकी पत्तियां देख सकते हो। किसकी वजह से? वेस्कुलर टिश्यू की वजह से। ध्यान रहेगा ये बात। अब इसके कुछ और बात लिख लो। इस समूह के पौधे नम छायादार स्थानों, मॉइस्ट शैडी प्लेस, जंगल, पहाड़ों पर अधिक पाए जाते हैं। देखो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मॉइस्ट शैडी प्लेस, शैडी यानी जहाँ पे शेड हो, यहाँ पे छाया हो, छाया वाले एरिया में दिखाई देते हैं, और पहाड़ और जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, फर्न, मॉर्सिलिया, हॉर्सटेल। फर्न, मॉर्सिलिया और हॉर्सटेल। हॉर्सटेल का एग्जांपल नहीं है, फर्न और मतलब ये एग्जांपल में है बट इसका पिक्चर नहीं है मेरे पास, लेकिन फर्न और मॉर्सिलिया का एग्जांपल है मेरे पास। देखो दिखाता हूँ, ये मॉर्सिलिया हो गया और यही है, ये फर्न है आपका एक तरीके का, ठीक है। तो फर्न और मॉर्सिलिया देख लो, मॉर्सिलिया इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का, ये आपने कई जगह देखे होंगे। इसमें भी लीफ, स्टीम और ये रूट्स देखने को मिलती है, रूट्स इस तरीके की, ये स्टीम होगी इसकी, रूट्स, ठीक है। तो मॉर्सिलिया किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। देखो एक क्वेश्चन है, किस पादप वर्ग के पादप संवहनीय क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं? देखो किस पादप वर्ग के पादप संवहनीय यानी वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं? किस प्लांट किंगडम के प्लांट्स, प्लांट किंगडम के कौन से प्लांट जो ये होते हैं ना क्रिप्टोगेमस वाले में से कौन से ऐसे प्लांट्स या कौन सा ऐसा समूह है जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहलाता है? तो टेरिडोफाइटा ही कहलाता है, क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू पाई जाती है। ध्यान रख लेना इस चीज को। बाकी और किसी में वेस्कुलर यानी संवहनीय उत्तक पाया नहीं जाता, और संवहनीय उत्तक का यूज क्या होता है? पानी और पोषक तत्वों को ऊपर तक पहुंचाना, ठीक है, जड़ों से। काफी लंबा खींच गया आज। अब अगला देख लो, फेरेनोगेमस या फेरेनोगेम्स। अब देखो मैंने कहां तक पढ़ा दिया, मैंने आपको क्रिप्टोगेमस पढ़ा दिया, या क्रिप्टोगेमस पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा दिया। यहां तक मामला पानी फिनिश। अब हम पढ़ेंगे फेरेनोगेम्स या फेरेनोगेमस। ये जो होते हैं ये भी दो भाग में बटे होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में एक पिक्चर दिखाई थी। एक तो नग्न बीजी थे जिम्नोस्पर्म, और एक था एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। इसको आप अनावृत बीजी कह सकते हो हिंदी में, जिम्नोस्पर्म को। इसको हम कहेंगे आवृत बीजी। आवृत मतलब आवरण ओढ़ना, आवरण मतलब कवर होना, ठीक है। जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, ये वो जिम वाला बंदा हो गया जो अपने आप की बॉडी, अपने ऊपर से हमेशा टी शर्ट हटाए रखता है ताकि उसके सिक्स पैक दिखते रहे, ठीक है, नग्न रहता है बिल्कुल। तो इसके बीज भी बिल्कुल नग्न रहते हैं, इसका कोई कवर नहीं होता, कोई आउटर लेयर नहीं होती, कवर नहीं होता, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म थोड़ा शर्मीला है, अपने ऊपर कवर रखता है पूरा। जैसे आपको मैं बता दूं, एप्पल वगैरह है वो पूरा कवर रहता है, उसके अंदर बीज रहते हैं, जब आप एप्पल को काटते हो तब बीज निकलते हैं। वहीं आप गेहूं के देखो तो गेहूं क्या होता है? एक तरीके को बीज ही तो हो गया, तो वो आपको बाहर ही दिखाई दे जाता है, गेहूं हो गया, जिसको व्हीट कहते हैं इंग्लिश में। तो यही इसमें फर्क है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में यही फर्क है। और जो एंजियोस्पर्म है ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं मोनोकॉट और इसको कहते हैं डाइकोट। शॉर्ट फॉर्म में मोनोकॉट, इसको कहते हैं डाइकोट। मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री, और डाइकोट मतलब द्विबीज पत्री। बीज पत्री का मतलब क्या होता है? अंकुर। जो अंकुर नहीं फूटते, हम जब कोई बीज उगाते हैं तो उसमें से अंकुर फूटता है,
जब वो अंकुर फूटता है, मैं पिक्चर थोड़ा सा बना के देख लूँ, क्या पता मेरा हाथ चल जाए। देखो एक आपने एक बीज रखा, उसके अंदर जो अंकुर होता है, जब ये फूटता है तभी तो इसमें से निकलता है जो भी मामला पानी है। तो जब मोनोकॉट में जो निकलता है वो एक निकलता है सीधा ऐसे करके, और जो डाइकॉट में निकलता है वो एक में से दो करके निकलते हैं ऐसे करके। मैं पिक्चर दिखाऊंगा। इसका एग्जाम्पल फल वगैरह हो सकते हैं, सेब वगैरह। इसका एग्जाम्पल गेहूं, व्हीट, राइस वगैरह ये सब हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा दूं इसका एग्जाम्पल। देखो मोनोकॉट का एग्जाम्पल व्हीट और राइस। मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री, ध्यान रखने ना, ये एक बीजपत्री है और ये दो बीजपत्री है। इसका एग्जाम्पल व्हीट, राइस वगैरह होता है। इसका एग्जाम्पल ग्राम और पी, पी भी एक खाने का फल होता है, ध्यान रख लेना। चलो इसको आगे और अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब देख लो इसको और अच्छे से, मैं वहां पे चित्र फालतू बना रहा था, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी। देखो इसका बीज होता है, जो ये बीज है ये कवर है, ठीक है, लेकिन इसका बीज क्या कवर है? नहीं, ये ओपन कोन है, बिल्कुल इसका बीज कवर है ही नहीं ये, लेकिन इसका बीज जो है वो कवर है। तो एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी भी कहते हैं, यानी इसके बीज कवर रहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी यानी अनावृत बीजी कहता है, इनके बीज कवर नहीं रहते, नंगे घूमते हैं, नंगे रहते हैं। बेसिकली इनको अपने सिक्स पैक दिखाने की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन इनको नहीं, शर्मीले होता है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो जो व्यक्ति जिम जाता है, जिसके सिक्स पैक वगैरह रहते हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, हर जगह अपनी टी शर्ट उतारने की कोशिश करता है, जैसे अपनी फिल्मों में सलमान खान। ऐसे ही जो एंजियोस्पर्म होता है उसका कुछ अलग अलग सिस्टम है, वो अब शर्मीला होता है, वो हर जगह अपनी बॉडी नहीं दिखाता। वो जब आप इसको काटोगे, थोड़ा उंगली वगैरह करोगे, तभी अपनी अंदर के बीज दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये आपका जिम्नोस्पर्म है, जिसकी बॉडी हमेशा दिखती रहती है, यानी जिसका बीज हमेशा दिखता रहता है, ओपन रहता है, किसी प्रकार का कोई कवर नहीं रहता, ठीक है। नो शर्म, नो लिहा, कोई शर्म लिहा नहीं, खुला रहता है, बिल्कुल नग्न रहता है, नंगा नेकेड रहता है। लेकिन ये एंजियोस्पर्म होता है, ये बंद रहता है, बिल्कुल अपनी मर्यादा में रहता है, अंदर रहता है, बिल्कुल फलों के प्रोटेक्टेड रहता है, बिल्कुल, ठीक है। इसको आई होप आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसको। अब नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म को तो हम दो भागों में बांटते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जिम्नोस्पर्म पढ़ लें। तो नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नाम से पता चल रहा है नग्न बीजी, भाई नंगा हो जिसका बीज वो नग्न बीजी कहलाता है। यहां तो मैंने क्या समास बढ़ा दिया, नंगा हो जिसका बीज, ठीक है। पीला हो अंबर जिसका, जैसे पीतांबर होता है, वैसे नंगा हो जिसका बीज, नग्न बीज, तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों से, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, देख लेते हैं। जिसमें जिम्नोस का अर्थ है नेकेड यानी नंगा, और स्पर्मा का अर्थ है सीड यानी बीज, यानी जिम्नोस नेकेड, स्पर्मा सीड, नेकेड सीड, नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आराम से समझ सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन, ये सदाबहार रहते हैं, सदाबहार प्लांट्स रहते हैं, ये सदाबहार यानी हर बहुवर्षीय रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, ठीक है। ये मरुद्भिद रहते हैं। मरुद्भिद का मतलब होता है जेरोफाइटिक, जेरोफाइटिक या मरुद्भिद रहते हैं, यानी शुष्क एरिया में भी, शुष्क एरिया जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, शुष्क एरिया में भी ये पाए जा सकते हैं, या पाए ही जाते हैं, वहां पे भी पाए जाते हैं, तो ये मरुद्भिद भी कहलाते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस, सिकोया सेम्परविरेंस जो है वो इसी जिम्नोस्पर्म का एक पौधा है, इसी के अंडर आता है, सबसे बड़ा पौधा कहलाता है, सबसे ऊंचा। और इसको एक और नाम से आते हैं कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। देखो आपको मैं यहाँ पे रीड के साथ साथ यूपी टेट जैसी एग्जाम की भी तैयारी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि यूपी टेट में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के। तो अगर कोई यूपी टेट वगैरह भी दे रहा हो तो उसको भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है वो जैमिया पिग्मिया है, ठीक है, जैमिया पिग्मिया है, ये भी ध्यान रख लेना। अब पाइनस, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। पाइनस इस तरीके का होता है इसका फ्रूट, नग्न बीजी, बिल्कुल देखो नग्न है, बिल्कुल कहीं कवर है, ये बिल्कुल नहीं कवर है, इसके बीज कहाँ कवर है। इसका बड़ा पौधा मैं आगे दिखाऊंगा, ये रहा इसका बड़ा पौधा, इस तरीके का होता है, इससे भी ऊंचा होता है, इससे भी बड़ा होता है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे क्लियर मिल गया मुझे तो मैंने दिखा दिया। इसके बाद पाइनस के बाद जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल साइकस भी होता है। साइकस भी इसी की तरह थोड़ा बहुत देखने को मिलता है ऐसा, और इसको घरों में बड़ा लगाते हैं, कहते हैं कि इसको लगाओ और घरों की शान बढ़ाओ, तो इसको लगाओ और घरों की शान बढ़ा सकते हो आप लोग, इसको साइकस को लगाकर। किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का,
ठीक है, यानी नग्न बीजी का, इसके बीज नंगे रहते हैं, सिक्स पैक है इनके, सब जगह दिखाते हैं ये, ठीक है। वहीं आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, ये मर्यादा वाले हैं, ढक के रहते हैं अपने आप को, सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। और एंजियोस्पर्म दो भागों में बढ़ता है, मैंने आपको बता दिया, मोनोकॉट और डाइकोट। इसको अच्छे से और पढ़ लेंगे और आई होप इसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी इस पादप जगत में होगी ही नहीं, ठीक है। अगर हुई तो कमेंट कर देना। जो टॉपिक ना समझ में आए, एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग से पहले एक स्लाइड आपके लिए लगा दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अब तक का बिल्कुल कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको एनिमल किंगडम जब पढ़ाऊंगा, प्लांट किंगडम के बाद, जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी का एक हिस्सा है, सजीवों में विविधता, जो आपको टॉपिक के रीड का इसी का हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। तो प्लांट किंगडम अगर हम पढ़ लेंगे, पादप जगत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको जीव जगत यानी एनिमल किंगडम में उसका एक अलग से स्लाइड लगा के पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट दैट पीपल ईट टुडे आर एंजियोस्पर्म्स। बिल्कुल, जितने भी फल फ्रूट वगैरह अपन लोग टेस्ट करते हैं, खाते हैं ज़्यादातर, तो उसके पेड़ वगैरह, पौधे वगैरह एंजियोस्पर्म में ही हैं। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, सारे नहीं, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ। फ्रॉम द वीट दैट बेकर्स यूज टू मेक योर ब्रेड टू द टमाटोज इन योर फेवरेट सैलेड, ऑल ऑफ दीज प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो मैंने इसको थोड़ा घुमा के मारा है, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे भाई, उसको बता दूंगा अच्छी तरीके से। इसमें मैंने घुमा के लाइन मारी है कि भाई देखो, जो गेहूं से जो बेकर आपके लिए रोटी बनाते हैं उसको लेकर, और जो आपका फेवरेट टमाटो जो सलाद में काम आता है उसको लेकर, सब किसके एग्जाम्पल है? आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जहां पे एक तरफ जो आपका वीट यानी गेहूं, ये एक बीज पत्री है यानी मोनोकॉट है, और वहीं आपका ये जो टोमेटो है ये डाइकोट है, द्विबीज पत्री है। तो एक इस तरीके से आप याद रख सकते हो ना। एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पुष्पी पादप हैं। पुष्पी पादप हिंदी में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा है सुनने में। ये फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पी पादप है, इनमें से फूल निकलते हैं। और जिम्नोस्पर्म में आप फूल नहीं देखोगे, ध्यान रखना, वो थोड़े कांटेदार हो सकते हैं लेकिन उनमें फूल नहीं होते, ठीक है। तो तभी उनकी चौड़ ज़्यादा है, वो कोमल नहीं है इसी वजह से। नग्न बीजी यानी जो नग्न बीजी है यानी जिम्नोस्पर्म है, इसी वजह से वो थोड़े कोमल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मामले में बताऊं, उसको सॉफ्टवुड कहा जाता है। जो जिम्नोस्पर्म है उसको सॉफ्टवुड कहा जाता है, और जो एंजियोस्पर्म है इसको हार्डवुड कहा जाता है, ठीक है। ये दो ग्रीक शब्द एंजिया और स्पर्मा से मिलकर बना है। यहां पे एंजिया का मतलब है ढका हुआ, कवर्ड, और स्पर्मा का अर्थ है बीज। तो ढका हुआ बीज जिसने अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल रखा हो, ठीक है, तो वो एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, ठीक है। यानी इस ग्रुप के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं, सिंपल बात, नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। एंजियोस्पर्म के पौधों के बीज में बीजपत्र, अंकुर, इसके अंदर बीजपत्र, अंकुर या कॉटलीडन पाया जाता है, बीजपत्र पाया जाता है, अंकुर पाया जाता है। बात एक ही है। अब ये अंकुर होता क्या है, देखो मैं बताता हूं। अंकुर इस तरीके से फूटता है, आपने देखा होगा जब आप एक बीज लगाते हो तो उस बीज में से अंकुर फूटता है और वो इसी तरीके से ऊपर बढ़ता है, उसी में से तो ये पौधे वगैरह सब निकलते हैं। तो जो ये एंजियोस्पर्म होता है, इनके पौधों के जो बीज होते हैं उनमें बीज पत्र होता है, अंकुर होता है, या फिर इंग्लिश में कह दो तो कॉटलीडन होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कॉटलीडन होता है या फिर बीज पत्र या फिर अंकुर होता है जो इस तरीके से फूटता है। अंकुर का फूटना आप 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ चुके हो। अब ये अंकुर भी दो तरीके से फूटता है, एक बीज पत्रियों में अलग और द्विबीज पत्रियों में अलग, यानी मोनोकोट में अलग और डाइकोट में अलग। इसको जरा आगे समझ लेते हैं। अब आप जानते हैं इसी बीज पत्र यानी इसी कॉटलीडन की वजह से जो एंजियोस्पर्म है वो फिर दो भागों में बढ़ जाता है, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको ढंग से ऐसे समझेंगे। ये रहा एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री यानी मोनोकोट और डाइकोट। इसको ढंग से देखना, देखो इन एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री की वजह से फल और फूल में कितना फर्क आ जाता है, ये मैं आज आपको दिखा दूंगा। देखो इनके जो सीड होते हैं वो वन कोट वाले होते हैं। देखो इनमें सिंगल कोट है, लेकिन यहाँ पे डबल कोट है। अब देख सकते हो डबल कोट है, ठीक है। इसकी जो रूट है वो फाइबर्स रूट होती है, यानी फाइबर धागे नुमा होती है। इसकी टैप रूट होती है सीधी एकदम, ठीक है। इसका जो इसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर यानी संवहनीय उत्तक होते हैं। देखो एक बीज पत्री और दो बीज पत्री में संवहनीय उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू अलग अलग होते हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यू जो है वो स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं,
ये बिखरे होते हैं, लेकिन इसमें रिंग्ड होते हैं, बिल्कुल रिंग में होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है वो पैरेलल होती है, इसमें पैरेलल लाइन होती है, सीधी सीधी रेखा होती है, लेकिन इनमें इस तरीके की होती है। ये इस तरीके के पत्ते आप पीपल वगैरह के देख सकते हो, ऐसे होते हैं। अब इनमें फूल का पैटर्न होता है, याद रखना, मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में फूलों का पैटर्न होता है। इसमें जो फूल खिलते हैं वो 3 के पहाड़े में खिलते हैं, जैसे 1 2 3, फिर अगर इसमें और फूल आएंगे तो 1 2 3 आएंगे, 6 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसके जो होते हैं इसमें 4 या 5 के पहाड़े से फूल खिलते हैं, या तो आपके 5 10 15 20 25, या फिर 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इस तरीके से आपके इसमें फूल खिलेंगे। तो इसी वजह से इनके इसमें बदलाव भी आ जाते हैं। अगर मैं आपको एक बीजपत्री का एग्जाम्पल दूं तो आपका गेहूं, चावल या फिर धान, और मैं अगर आपको द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल दूं तो सेब, अमरूद, ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री खत्म होता है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अपना केवीएस उससे नहीं जुड़े, उसका लोगो ये है, उससे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए ही पीडीएफ की सुविधा शुरू की गई है, तो पीडीएफ जरूर लेना, ज्वाइन अस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई डाउट रहा हो, अप्रिसिएशन से अगर आपको कोई कमी दिखे तो आप कमी वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए एक अलग से स्लाइड लगा के आपको समझा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ध्यान रखना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अपना केवीएस, बाकी बने रहिए मिशन केवीएस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, ख्याल रखिए अपना, स्टे होम स्टे सेफ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।